हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम टू ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस, जहां अभी आप पढ़ रहे हो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म। चलिए चलते हैं ईथर की तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो कि है ये हैलोजनेशन ऑफ ईथर। हैलोजन ईथर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कंपाउंड बनेंगे, क्या पैटर्न रहेगा। टॉपिक इज इन्वॉल्व इन 12th जेई नीट। चलिए समझते हैं क्या है ये रिएक्शन। अब रिएक्शन समझने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर ईथर लेना पड़ेगा। आर ग्रुप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि केस ही कुछ ऐसा है। ये मैं ले रहा हूं डाई इथाइल ईथर, आईयूपीएसी नेम इथॉक्सी इथेन। अब पहले कार्बन की पोजीशन समझो। ये जो दो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ में लगे हुए हैं अल्फा, अगले कार्बन होते हैं बीटा। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे X2 के साथ, X2 मींस F2Cl2 Br2 I2, आपको पता ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पैटर्न नोट करिए। सबसे पहले आपको अटैक करवाना है अल्फा कार्बन के ऊपर। अटैक करवाना है तो करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय 1x, ये ऐसे का ऐसा। अब आप देखो यहां मैंने x लगा दिया, यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे x के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HX, हैलोजन एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट, रेस्ट एज इट इज। जो कंपाउंड बनेगा उसे आप बोलोगे अल्फा हेलो, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया, हैलोजन आ गया। अल्फा हेलो डाई इथाइल ईथर। अब मान लो और भी X2 मॉलिक्यूल्स हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो दोबारा से रिएक्शन होगी। अब दूसरा पॉइंट नोट करो, एक बार अल्फा आपने यूज कर लिया तो इसको यूज नहीं करना। अब अटैक करवाओगे आप दूसरे अल्फा के ऊपर, ऑपोजिट अल्फा के ऊपर। रीजंस अभी क्लियर करेंगे। हाँ, रिएक्शन वही रहेगी, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, रिप्लेसमेंट ही करवानी है आपको। हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स, तो यहां से भी एक HX रिलीज आउट होगा, उसको रिलीज आउट करो। अब नाम क्या बनेगा इसका, अल्फा अल्फा डाई हेलो डाई इथाइल ईथर, ये वाला। अब अगर दोबारा X2 के साथ, मतलब और रिएक्शन भी आगे चलती है X2 के साथ, तो अब दोनों के ऊपर ही अटैक नहीं करवाना। अब बारी आएगी बीटा कार्बन की। कोई भी बीटा कार्बन आप सिलेक्ट कर लो, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेम रिएक्शन, रिप्लेसमेंट करवाओ। X लगा हुआ है यहां पर, H यहां पर, उसका हाइड्रोजन हटा के HX बाहर निकालो। नाम क्या बनेगा, अल्फा अल्फा बीटा ट्राई हेलो, बाकी का नाम आपको पता ही है, डाइइथाइल ईथर। अब अगर दोबारा X2 के साथ करवाते हो तो ये बीटा नहीं यूज करना, अब आप ये वाला बीटा कार्बन यूज करोगे। इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करवाओ, बाकी सब कुछ एज इट इज। HX रिलीज आउट होगा। अब क्या बोलेंगे इसे, अल्फा अल्फा बीटा बीटा टेट्रा हेलो डाइइथाइल ईथर। तो इसी तरह से अगर ये रिएक्शन चलती रही तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। एंड में आपको मिलेगा पर हेलो डाइइथाइल ईथर। पर का मतलब थॉरोली, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस आप कर चुके होगे। तो प्लीज ये पैटर्न नोट करिए और फिर इसके सारे रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने यहां पर ये वाला डाइइथाइल ईथर यूज कर रखा है, आप कोई भी ईथर लेके पैटर्न चला सकते हो। बस ध्यान रखना, पहले अल्फा, फिर ऑपोजिट अल्फा, फिर बीटा, फिर ऑपोजिट बीटा, इस तरह से पैटर्न चलेगा। चलिए समझते हैं कि अप टू 12th लेवल इस रिएक्शन को कैसे याद कर सकते हैं। अब फिर से मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा। अब 12th लेवल तक इस रिएक्शन को समझने के लिए X2 का नेचर समझ लो आप। अब X2 क्या है, हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दोनों तरफ सेम कंपाउंड लगे हुए, सेम एटम लगे हुए हैं, XX, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियसली बॉन्ड तो टूटेगा ही, अगर इसे रिएक्ट करना है तो बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगी यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, ये लगा दिए लॉन पेयर्स, अपने आप पूरे करो। अब इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। कहां मिलेगा, ईथर में। चेक करते हैं, क्या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? जी नहीं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ आ गया पेयर, यहां से भी आ गया पेयर, तो ऑक्सीजन के पास तो हो गए पेयर, यहां तो मिलने वाले नहीं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में मिल सकते हैं, जी हाँ मिल सकते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और कार्बन की 2.5, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट सेंटर में रहेंगे, तो इसका मतलब ये बॉन्ड आप तोड़ सकते हो, लाइक अ होमोलाइटिक क्लीवेज। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ गया, बस इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ले जाके हाइड्रोजन को दीजिए,
इस एक्स को ले जाके कार्बन को दीजिए, बस आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगी, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स। तो इस तरह से 12th लेवल तक आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, बहुत सारे क्यों हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन तो ये कि अल्फा कार्बन को ही पहला टारगेट क्यों किया गया, बीटा के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये रिएक्शन चल रही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जो बिल्कुल एंड में आपको करवाऊंगा। अब जब मैं बोल रहा हूं फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो मतलब समझ चुके होंगे आप कि कार्बन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। इस एक्स, ये वाला एक्स इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला एक्स जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेके आएगा वो इस कार्बन के ऊपर, यानी कि यहां पर बनने वाला है कार्बन फ्री रेडिकल इस तरह से, ये वाला उसके ऊपर एक्स फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो चलिए समझ लेते हैं अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल को और बीटा कार्बन फ्री रेडिकल को क्या फर्क है। ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2। अब मान लो रिएक्शन के दौरान बन गया अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल एक तरफ, और एक तरफ मैं ड्रॉ कर लेता हूं बीटा कार्बन फ्री रेडिकल, ये वाला, ये बीटा कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। अब क्योंकि फ्री रेडिकल से रिएक्शन चल रही है तो ऑब्वियसली कौन सा फ्री रेडिकल पहले बनेगा ये उसकी स्टेबिलिटी से डिसाइड किया जाता है। चाहे कार्बोकटाइन हो, कार्बोनाइन हो, कोई भी इंटरमीडिएट हो, स्टेबल इंटरमीडिएट पहले प्रेफर किया जाता है, उसके बाद लेस स्टेबल प्रेफर किया जाता है। तो चेक कर लेते हैं कि अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या बीटा कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। बस आपको तब पता लग जाएगा कि अल्फा कार्बन को प्रेफर क्यों किया जाता है पहले। चलिए इसको समझते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, अब इसमें अनस्टेबिलिटी क्यों है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। साथ वाला ऑक्सीजन क्या करता है, ये और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं साइड बाय साइड, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनता है CH3। दे आर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, जिसे हम बोलते हैं 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। जी हाँ, ये रेजोनेंस है, ये फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले तो ऑक्सीजन की कंडीशन समझ लो। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पैटर्न रिपीट होगा, ये दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन अपने वापस लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को देगा। तो ये इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। अब आप देखिए इसकी वजह से कार्बन का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उसकी अनपेयरनेस खत्म हो रही है, जिसकी वजह से क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, जो कि यहां नहीं मिल सकती। क्या बीटा कार्बन को मिल सकती है? नहीं, ऑक्सीजन काफी दूर है, अल्फा कार्बन के पास बिल्कुल ऑक्सीजन लगा था, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लॉन पेयर और उसका अनपेयर ऑर्बिटल ओवरलैप करवा दिए, जिसकी वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल गई। और इस तरह के रेजोनेंस को आप क्या बोलते हो, 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। तो इस कार्बन को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल रहा है। दैट्स व्हाई अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन बीटा कार्बन फ्री रेडिकल, और इसीलिए पहले अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो आई होप पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि अल्फा कार्बन क्यों, बीटा क्यों नहीं। चलिए अब समझते हैं कि मान लो वो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक बार एक्स लगा दिया अल्फा कार्बन के ऊपर, तो अगला जो एक्स लगेगा वो यहां इसी कार्बन के ऊपर क्यों नहीं लगेगा, आप यहां क्यों लगा रहे हो, सॉरी ये है राइट। अगला जो एक्स लगेगा वो इस कार्बन पे क्यों लगता है, इस कार्बन पे क्यों नहीं। चलिए समझते हैं। अब मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, आप जो चीजें मुझे चाहिए वही मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ जी, एक्स लग चुका। तो चलिए समझते हैं। मान लो मैंने ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल बना दिया जिसके ऊपर पहले से ही एक्स लग चुका है, क्योंकि फ्री रेडिकल से चल रही है रिएक्शन, तो ये वाला कार्बन अगर रिएक्ट होता है और एक्स जुड़ता है तो पहले फ्री रेडिकल बनेगा। चलो बना लिया। अब आप बोलोगे सर ये भी तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या, एक्स इसके साथ जुड़ चुका है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बीटा भी चलो ड्रॉ कर ही लेता हूं। एक्स क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्स के द्वारा होल्ड कर लिया जाएगा। क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से
ये इतनी आसानी से यहां 3 बॉन्ड रेजोनेंस नहीं दे पाएगा, ये दिक्कत है। एक्स उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, तो वो 3 बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उसे दिक्कत आएगी। लेकिन ये दिक्कत यहां इस कार्बन को तो नहीं होगी। अगर मान लो ये कार्बन फ्री रेडिकल बन जाए तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से अपना रेजोनेंस ऑक्सीजन के साथ शो कर सकता है, 3 बॉन्ड रेजोनेंस शो कर सकता है। इसीलिए इस कार्बन को प्रेफर नहीं किया जाता अगली बारी इस कार्बन को प्रेफर किया जाता है जो कि आराम से ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड रेजोनेंस दे के स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। तो ये है हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर के ऑपोजिट अल्फा क्यों यूज किया जाता है, वही अल्फा कार्बन यूज क्यों नहीं कर लिया जाता। अच्छा, एक चीज और, अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक्स के ऊपर भी तो लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर और ये एक्स, क्या ये रेजोनेंस नहीं दे सकते? नहीं दे पाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? एक्स जो आप यूज कर रहे हो ना यहां पर, तो ये होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, इवन आयोडीन भी नहीं होता, फ्लोरीन नहीं होता, वो रीजन हम बताएंगे। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका एटॉमिक साइज कार्बन के एटॉमिक साइज से बड़ा होता है, तो उनके ऑर्बिटल्स का साइज भी कार्बन के ऑर्बिटल के साइज से बड़ा हुआ, तो यानी कि ये ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। प्रॉपर ओवरलैपिंग के लिए साइज मैच करने चाहिए, जो कि यहां नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये खुद तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ भी इसकी बॉन्डिंग को तोड़वाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। यही प्रॉब्लम की वजह से हम ये वाला कार्बन प्रेफर करते ही नहीं, उसके ऑपोजिट अल्फा कार्बन प्रेफर होने लग जाता है, रिएक्शन यहां होने लग जाती है। अब उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, मान लो यहां पर भी एक्स लग गया अल्फा कार्बन पे और इस अल्फा कार्बन पे भी एक्स लग गया, अब बचे बीटा, तो ऑब्वियसली एक्स जो है, अगला जो एक्स ग्रुप आएगा वो यहां अटैक नहीं करेगा, यहां अटैक नहीं करेगा, क्योंकि क्या दिक्कत आने वाली है मैंने बताई दी आपको। अगर ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, तो हम इतनी झंझट लेने की बजाय हम अगला बीटा पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और बीटा कार्बन्स एज अ फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होंगे और एक्स यहां जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे रीजंस थे उस क्वेश्चन के पीछे, उस आंसर के पीछे, कि वो पैटर्न क्यों बन रहा है कि पहले अल्फा, फिर उसके साइड वाला अल्फा, फिर बीटा, फिर उसके साइड वाला बीटा। तो ये पूरा पैटर्न चलता रहेगा और अगर बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल्स हैं तो सारे के सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे। एंड में तो यही होना है। अब एंड में ये थोड़ी है कि यहां पर अनपेयर नहीं इलेक्ट्रॉन बन रहा, लेकिन अगर आप सारे हाइड्रोजन, सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर चुके हो तो एंड में तो होगा ही होगा कि एक एक्स जाके यहां पर जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकालेगा ही निकालेगा। तो वो अलग कंडीशन है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ आप लोगे तो ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट ये है इस सेक्शन में कि जो एक्स आप यूज कर रहे हो X2, वो कौन सा यूज करना है? क्या हम फ्लोरीन यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, या हम यूज करें ब्रोमीन, या हम यूज करें आयोडीन? तो आयोडीन नहीं यूज कर सकते, फ्लोरीन नहीं यूज कर सकते, क्लोरीन ब्रोमीन हम यूज कर सकते हैं। क्यों? चलिए समझते हैं। पहले फ्लोरीन को चेक करते हैं। अब आपको पता है, पहले तो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब फ्लोरीन में, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो काफी छोटा है, तो बॉन्ड काफी छोटी बनती है, जिसकी वजह से लॉन पेयर्स काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में होता है रिपल्शन और बॉन्ड हो जाता है काफी वीक। दिस इज अ वेरी वीक बॉन्ड। अगर वेरी वीक बॉन्ड है तो ये बहुत जल्दी टूटता है, यानी कि रिएक्शन अनकंट्रोलेबल। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या, आपको पता है कि कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर फ्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ने वाला है, तो जब ये हो रहा होता है तो इस स्टेप में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, यानी कि रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है और इतनी सारी हीट एनर्जी क्या करेगी, इवन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ईथर्स के अंदर उन्हें भी तोड़ देगी, यानी कि आपका जो पूरा ईथर है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन प्रेफर नहीं किया जाता। दो रीजन है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अनकंट्रोलेबल है, दूसरा कार्बन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को भी तोड़ सकती है। दैट्स व्हाई वी डोंट प्रेफर फ्लोरीन हियर। अच्छा, तो आयोडीन प्रेफर क्यों नहीं करते? मान लो कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बन गया, अब आपको पता है कि आयोडीन का एटॉमिक साइज काफी बड़ा है, तो ये जो बॉन्ड बनता है ये बनता है काफी बिग बॉन्ड।
ये लेंथी बॉन्ड बनता है, और लेंथी बॉन्ड आपको बताइए क्या है, वीक बॉन्ड। यानी कि आपने बॉन्ड बना तो दिया, लेकिन ये बॉन्ड क्या रहेगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही ये बनेगा वैसे ही ये टूटेगा, यानी कि रिएक्शन क्या रहेगी, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। एक साइड प्रोडक्ट भी तो बनता है HI HX जो बन रहा था, अब उसमें भी यही दिक्कत है, बॉन्ड काफी ज्यादा लेंथी है, वीक है, तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। यानी कि आप प्रोडक्ट बनाओगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और रिएक्शन वापस चली जाएगी, यानी कि रिएक्शन विल बी reversible with iodine. So that's why fluorine and iodine are not utilized. The reaction will be perfectly done in the presence of chlorine and bromine. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म क्या है, लास्ट में समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन पूरी तरह से हो कैसे रही है। चलो समझो, मैकेनिज्म कोई नया नहीं है, मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल आपको पता है मैकेनिज्म 3 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन कि फ्री रेडिकल रिएक्शन की चेन कहां से स्टार्ट हुई, चलिए समझते हैं। ये यहां से स्टार्ट होती है, जो हमारे X2 मॉलिक्यूल हैं यानी कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H mu will break homolytically like this। तो ये 2 हैलोजन फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, हैलोजन फ्री रेडिकल्स। ये है चेन इनिशिएशन, चेन इस तरह से स्टार्ट होगी। अब अगला स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, वो सारी रिएक्शंस यहां लिखी जाएंगी जो हमें प्रोडक्ट दे रही हैं। कौन कौन सी, अब यहां से एक हैलोजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला उठा लो। अब इसे क्या चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके लिए ये अटैक करेगा ईथर के ऊपर। अब ईथर का कौन सा कार्बन मैं आपको बता चुका हूं, जिसपे ये प्रेफर करेगा अटैक करना, ये वाला अल्फा कार्बन। तो ये जाके अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, यहां से बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, और पहले बनेगा यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल। बनाओ, कार्बन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास और हाइड्रोजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्स का अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे HX, जो कि साइड प्रोडक्ट है हमारा। लेकिन ये कार्बन बन गया फ्री रेडिकल। मैंने बताया था ना कि कार्बन फ्री रेडिकल्स बनेंगे, उनकी स्टेबिलिटी की वजह से ही वो पैटर्न बन रहा है। तो ये वो पहला कार्बन फ्री रेडिकल बन गया, अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब ये जो कार्बन फ्री रेडिकल बना है, ये वाला, पहली बात तो ये इसको स्टेबिलिटी मिल रही है कहां से, ऑक्सीजन से, 3 बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन ये ऐसा नहीं रह सकता, इसको परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए। परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए ये X2 के अगले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा यहां पे, और ये बॉन्ड टूटेगा, ये X जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, जोड़ दीजिए। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, हाइड्रोजन आप अपने आप लगाओ, और यहां से ये वाला X फ्री रेडिकल के तौर पे बाहर निकलेगा, लॉन पेयर अपने आप पूरे करो। अब ये X क्या करेगा, जो रिलीज आउट हुआ, ये फिर से पैटर्न स्टार्ट करेगा, और ये पूरा पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा इस तरह से, जिसमें आप देखो आपको क्या मिल रहा है, साइड प्रोडक्ट मिल रहा है और आपका मेन प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वाला, दिस वन। तो इसलिए हम इसको चेन प्रोपेगेशन स्टेप करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मिलते जाते हैं। एक फ्री रेडिकल खत्म होता है, ये फ्री रेडिकल खत्म हुआ, ये देखो ये खत्म हुआ, नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये फ्री रेडिकल खत्म हुआ, नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और वो रिएक्शन को रिपीट करता रहता है, और प्रोडक्ट हमें मिलते रहते हैं। तो चेन प्रोपेगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। अब मैं लिखता हूं इसका लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, और मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में वो रिएक्शंस लिखी जाती हैं जो पूरे प्रोसेस को रोक सकती हैं। अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर नया फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेप रिएक्शन को रोक रहे हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल करवाने के लिए क्या प्रोसेस है,
एक फ्री रेडिकल खत्म हुआ, दूसरा जनरेट हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा जनरेट हुआ। ये चेन चलनी चाहिए, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें वो चेन टूट जाती है। दैट्स वाई वो रिएक्शंस पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, यानी कि चेन एंडिंग प्रोसेस। तो कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए ये जो एक्स निकला था ये जाके जुड़ जाए डायरेक्टली अपने इस कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर ऐसे, और कंपाउंड क्या बन जाए? ये। अब आप इस प्रोसेस में देखो कोई नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ? यहां देखो कोई नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ नहीं, यानी कि ये जो रिएक्शन हुई है वो पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसी तरह से और भी चेन टर्मिनेशन स्टेप हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई हाइड्रोजन फ्री रेडिकल किसी एक्स फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के बना ले HX, तो अब देखो यहां कोई नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ नहीं। तो ये सारी रिएक्शन पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं चेन टर्मिनेशन, यानी कि चेन एंडिंग प्रोसेस। तो ये है हमारा पूरा मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म कोई नया नहीं है हमारे लिए, ये 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कॉमन ही है, पहले आता है चेन इनिशिएशन, फिर चलता है चेन प्रोपेगेशन, और लास्ट में चेन टर्मिनेशन रिएक्शंस लिखी जाती हैं। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं और यहां खत्म होती है हमारी वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।